नीतीश जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 20 चैनल के माध्यम से आप पूरे देश में देखे जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मेरा पहला सवाल नीतीश जी आपसे एक पर्सनल सवाल है। पिछले करीब 3-4 साल से आपने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं आप दिखाई नहीं पड़े, किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा। ये आपने ऐसी चुप्पी क्यों साधी हुई है? हमने कोई चुप्पी साधी नहीं हुई। हम तो अपना काम करते रहते हैं और मीडिया की नज़र में जो भी काम आता है उस पर मीडिया की रिपोर्ट होती है या उनकी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अलग से कोई इंटरव्यू देना वो मेरे स्वभाव का अंग है नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग इंटरव्यू देते हैं, उसका एक कारण उनका ये भी रहता है कि उनका ज़रा प्रचार हो। तो मेरी कोई प्रचार में दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी काम में है। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया से हम अलग रहते हैं। हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, लोक संवाद, उसमें सारे मीडिया के लोग मौजूद रहते हैं। उसके बाद बातचीत करते हैं, वो जो भी पूछना चाहे पूछे। या किसी भी प्रोग्राम में तो कोई उनको अलग करके हम काम नहीं करते। आपका जो अलायंस है मोदी जी के साथ, इस वक्त आप बिहार का माहौल कैसे देखते हैं? इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? और बिहार में चेहरा कौन होगा, मोदी या फिर नीतीश कुमार? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात है, ये एक होता है सही मायने में जो एक माहौल होता है, जो ग्राउंड लेवल पर होता है, लोगों के मन में कोई बात होती है उसके आधार पर, और एक दूसरा होता है कि लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक अगर आप जानना चाहते हो कि बिहार में वास्तविक माहौल क्या है, तो ये एनडीए के पक्ष में। और जहाँ तक सवाल है हम लोगों का, तो एनडीए के साथ हैं और मोदी जी का नेतृत्व है। उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना है, इस लक्ष्य के साथ एनडीए के तमाम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए कोई अलग से बात नहीं है, ये तो पूरे देश का चुनाव है, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव के लिए लीडरशिप तो एक ही है और वो है मोदी जी की लीडरशिप है। इसलिए उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि चेहरा मोदी जी का है, चुनाव लोकसभा का है, तो उन्हीं के चेहरे से आप लोग यहाँ पे लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। और हर राज्य की का अपना एक योगदान होता है, तो वो एक अलग बात है। अब जैसे बिहार का है, तो बिहार में जो कुछ भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने किया, या उनकी जो छवि है, या उनके काम की चर्चा है, उनकी बातों की चर्चा है, वह एक मुख्य पहलू है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी राज्य में जाइए, खास करके बिहार में आप देखिए, तो बिहार में भी जो काम हो रहा है वह भी लोगों की नज़र में है। तो ये दोनों मिलकर के, जो केंद्र का काम है और राज्य का काम है, दोनों मिलकर इसने एक अच्छा माहौल बनाया है। तो नीतीश जी, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या आप लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे और या फिर राष्ट्रवाद की? देखिए, मुख्य मुद्दा जो कुछ भी है डेवलपमेंट। हम लोगों ने बिहार में शुरू से ही, जब से 2005 के नवंबर में बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, और तब से लेकर आज तक विकास का काम, और सिर्फ हम विकास की बात नहीं करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ग्रोथ विथ जस्टिस। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। इसको न्याय के साथ विकास कहते हैं। जब हम लोग निकले थे न्याय यात्रा में 2005 में, तो उस समय भी हमने यही बात रखी थी लोगों के सामने, और लोगों ने मौका दिया कि हमारा लक्ष्य है न्याय के साथ विकास का। और केंद्र ने भी जो देश के विकास के लिए या देश की महत्ता को बढ़ाने के लिए जो काम किया है, वह भी लोगों के सामने। तो ये दोनों को मिलाकर ही हम लोग बिहार में अभियान चला रहे हैं। और मुझको पूरा भरोसा है, जो मेरी थोड़ी बहुत भी समझ है उसके हिसाब से तो मुझको लगता नहीं है कि यहाँ कोई कठिनाई है। अगर आज आप देश में देखें तो जो कैंपेन चल रहा है वो काफ़ी पर्सनल है। नामदार, कामदार, दमदार, दागदार, इस तरह की बातें चल रही हैं। बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद से कुछ माहौल राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा है। तो क्या आप मानते हैं कि देश में एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये चुनाव डिसाइड होगा, उस पर लड़ा जाएगा? कोई राष्ट्रवाद तो एक मौलिक चीज़ है। राष्ट्र के हर नागरिक को अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम का और श्रद्धा का भाव है।
इसमें तो कोई शक नहीं। कोई किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी विचार को माने, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है उसके प्रति तो समर्पण सबका होता है। और जो कुछ भी एक जो आतंकवादी हमले के शिकार हुए हमारे CRPF के जवान, और उसके बाद जो कुछ भी पूरे देश का माहौल बना, और फिर जो केंद्र के निर्णय के बाद जो आगे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में एक संतोष का भाव है। तो ये तो अपनी जगह पर है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और देश एक ऐसा चीज़ है, राष्ट्र एक ऐसा चीज़ है कि अगर उस पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो या किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई पड़े बाहर से, तो पूरा देश एकजुट होता है। उसमें कोई वो राजनीतिक बात नहीं है। और जिनके हाथ में आज नेतृत्व है, इसका श्रेय उनको जाता है। तो इसके लिए तो लोगों को मोदी जी के प्रति एक जिसको कहिए कि सम्मान का भाव है इस कार्यक्रम से। लेकिन और किसी को ऐसा लगता हो कि भाई इसके चलते उनकी स्थिति और बेहतर हो रही है, तो इसको लेकर कई तरह की बात कहते होंगे, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब उस वक्त करप्शन का माहौल था, घोटाले का माहौल था, तो उन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने लिए एक मैंडेट मांगा, अच्छे दिन का वादा भी किया आने वाले समय में। नेशनल स्तर पर अगर आप देखें तो आज भी बात वही हो रही है, वही करप्शन कांग्रेस का, जो कि अब तो पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार है। तो अपने जो उनके अचीवमेंट्स हैं उसको सामने रखने के बजाय बात अभी भी पुराने ज़माने की हो रही है। नहीं, देखिए, ये जो चुनाव का माहौल आता है उसमें कुछ इस तरह की बातें आती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, और ये विभिन्न दलों में ये चलता रहता है। लेकिन मुख्य चीज़ यह है कि मूल बात यही है कि आपको अवसर मिला तो आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो उपलब्धि है, वो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोगों को बोलना है। ये जो मिशन शक्ति अभी हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित भी किया। इस पर ऑपोजिशन का मानना ये था कि ये इस वक्त करने की ज़रूरत क्या थी जब इलेक्शन इतने पास थे, देश को संबोधित करने की क्या ज़रूरत थी। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है इसको राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं, जो कि ज़मीन के असली मुद्दे हैं। ये देखिए, अगर देश की ताकत बढ़ रही है, ये जो स्पेस में कोई सैटेलाइट है और उसके द्वारा अपने देश के खिलाफ कोई बात हो रही है और ऐसी जानकारी हो, तो उसको हिट करने की भी ताकत अपने पास हो गई, और ये दुनिया में चौथा देश है जिसके पास ये ताकत हो गई। तो इसमें तो खुशी है अपने वैज्ञानिकों के प्रति, ये सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ भी स्पेस साइंस में इतने अब वैज्ञानिक, और ये सबको मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही योग्य हैं और समर्पित भाव से अपना काम करते हैं, और उसके लिए यह भी एक अचीवमेंट, तो अचीवमेंट है तो पूरे देश का अचीवमेंट है वैज्ञानिकों की बदौलत, एक तरह से देश की रक्षा का अचीवमेंट है। और वैसी स्थिति में देश का जो नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री, अगर उनकी तरफ से कहा गया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कोई विवाद का मुद्दा बनाना चाहिए। राहुल गांधी वैज्ञानिकों को तो बधाई दे रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि उस दिन थिएटर डे उन्होंने करार दिया कि ये बात है। देखिए, कुछ लोगों की आदत है इस तरह की बात करना, व्यक्तिगत रूप से प्रहार करना। हम उस चीज़ को ठीक नहीं मानते हैं, और व्यक्तिगत रूप से हमारा देश के 2014 में तो हम लोग खिलाफ थे, हम तो अलग थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहना, वैचारिक बात कहनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष में, स्वाभाविक है विपक्ष को भी चुनाव लड़ना है और विपक्ष का भी दावा होगा कि जनता हमारा समर्थन करेगी, तो ये सब बात कोई ऐसी बात नहीं, लोकतंत्र में तो ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन आप जान लीजिए कि लोग यह भी तो देखते हैं कि भाई आज जिनके हाथ में हम लोगों ने कमान सौंपी, 5 साल के बाद उसको देखकर उसकी समीक्षा करके फिर हम अवसर दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो उसके विरोध में अपनी बात कहते हैं, उनको भी तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य है। अब आप दूसरी तरफ देख लीजिए किस प्रकार का अलायंस, अलग अलग जगहों पर जो सिचुएशन है, स्थिति है। बिहार में भी अब देखिए, पहले बात चल रही थी कि सीपीआई भी रहेगी, सीपीएम भी रहेगी, अब क्या स्थिति आ गई है। यूपी में देख लीजिए, सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस अलग है। अब केरला की बात देख लीजिए, जो निर्णय हुआ है कि वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, तो वो
एक कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, अब लेफ्ट पार्टीज का क्या कमेंट हो रहा है। तो आप देखिएगा कहीं भी, चाहे देश का दक्षिणी हिस्सा हो, उत्तरी हिस्सा हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, सेंट्रल पॉइंट, आप हर जगह देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनके बीच में आपसी सहमति भी ठीक से नहीं। पर कहीं ना कहीं 2014 में जब आप भी मोदी जी के खिलाफ थे, दूसरी तरफ थे, तो आप भी इसी समूह का एक हिस्सा थे विचारधारा के तहत। आज ये लोग बोलते हैं कि ये लोग सब एक साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हटाना है, क्योंकि इनके जो मतभेद है वो एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल लेवल पे मतभेद है कि पोलराइजेशन का माहौल बढ़ता जा रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गौ रक्षा की बातें करते हैं तो उसको लेकर तमाम प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप 5 साल में मोदी सरकार का कैसे मूल्यांकन करेंगे? आप देखिए, एक बात तो ठीक है, 14 में तो बिल्कुल हम अलग थे, किसी के साथ नहीं। हम लोगों ने तो बिहार में जो अपना चुनाव अभियान चलाया था, सब कुछ किया, और उस समय एक मोदी जी की लहर आ गई थी, तो एक दूसरी बात थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हम लोगों ने एक अलायंस बनाया, उसका नामकरण हमने ही किया था महागठबंधन जी। आज वो लोग महागठबंधन, अब उसमें है ही नहीं, तो महागठबंधन कहाँ है? वो गठबंधन हो सकता, महागठबंधन क्या है? लेकिन आप जरा देख लीजिए कि उन लोगों के आपस के संबंध कितना बिटरनेस रहा एक एक चीज़ को लेकर के। ये तो एक बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो मूल उद्देश्य है हम लोगों का, हमने बिहार की सेवा की है, और बिहार की सेवा की है, और हमने प्रारंभ से कहा है कि हम न करप्शन के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, न क्राइम के साथ कर सकते हैं, और न कम्युनलिज्म के साथ कर सकते हैं। ये हम लोगों का शुरू से था। अब ये बात देख लीजिए, करप्शन का इशू आता है, हमने तो इतना ही कहा था कि आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो चार्जेज आए हैं। अब तो खैर चार्जशीट भी दायर हो गया, एक अलग बात है, अब तो कोर्ट में केस है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी को भी कहा कि भाई आप भी कहीं एक्सप्लेन कर दे ताकि हम लोग जाने, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं करवा पाए। और पूरे मीडिया में ये बात आ रही थी कि हम करप्शन के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमने नहीं कंप्रोमाइज़ किया। और फिर बीजेपी का ऑफर आया और हमारे पार्टी के लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो एक नया अलायंस बन करके फिर से हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो भी सेवा कर रहे हैं, आप उसको गौर से देखिए कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो काम का सिलसिला हमने 2005 के नवंबर से शुरू किया, वही ट्रेंड है। और हमने 2015 में कहा था 7 निश्चय की बात कही थी, आज भी 7 निश्चय का क्रियान्वयन हो रहा है, उसके आगे और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, काम वही हो रहा है, न्याय के साथ विकास का। लेकिन जहाँ तक आपने ये कहा कि भाई नेशनल लेवल पर ये बात हो रही है, तो नेशनल लेवल पर कोई यूनिटी नहीं दिख रही है, और मुद्दे भी ठीक ढंग से सामने नहीं ला रहे हैं। आप भी क्राइम, करप्शन और कम्युनल, ये 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का अटैक अगर आज मोदी सरकार पे है तो कहते हैं कि इनका एजेंडा कम्युनल है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा नहीं? हम ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बिहार में पहले भी वो साथ में थे, और 13 में हम लोग फिर अलग हुए, और आज फिर साथ चल रहे हैं 17 से। तो हमने नहीं देखा है, और हम लोगों की मिलीजुली सरकार है, अलायंस गवर्नमेंट है, लेकिन कम्युनलिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं जहाँ जो इनका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो आज भी आपसे तो अलग है। राम मंदिर के मामले पर आपका क्या विचार है? नहीं, हमारा विचार तो साफ है, आज से नहीं है। 1996 में जब हम लोगों की पार्टी का नाम था समता पार्टी, जॉर्ज साहब लीडर थे, और उस समय ही जब बीजेपी के साथ हम लोगों का इसका एक कहिए कि अलायंस हुआ, तो उस समय ही हम लोगों ने 3 बातें स्पष्ट रूप से कह दी थी। एक बात तो ये कही थी कि आर्टिकल 370 को समाप्त करने की बात नहीं होगी, जो जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होगी। और तीसरा हमने कहा था अयोध्या मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। बहुत दिनों के बाद हम किन्हीं के साथ इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो आग्रह करेंगे, पता तो कर लीजिए। लॉ कमीशन ने कॉमन सिविल कोड के बारे में सारी पार्टियों को लिखा, सारी राज्य सरकारों को लिखा, क्या रिस्पॉन्ड किया लोगों ने? और बिहार सरकार ने जो रिस्पॉन्ड किया, या हमारी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जो रिस्पॉन्ड किया, आप देख लीजिए। तो कहने की बात बहुत है, स्टेटमेंट देना
मीडिया में चर्चा बनाए रखना इस चीज़ को, इसको छोड़ करके एक्चुअल क्या काम है वो बताएं। मोदी जी का एक बड़ा कैंपेन चालू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार। ये कांग्रेस की ये जो कैंपेन चल रही थी कि चौकीदार चोर है, उसके अब आप सोच लीजिए भाई, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, नहीं करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग, चोर शब्द का प्रयोग, अरे आप बहुत ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जिसका आप प्रयोग करिए। आप जो भी आज रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें रख सकते हैं अपने विचारधारा के अनुरूप, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आप बताइए इसका क्या मतलब है। ये सब चीज़ें तो यही तो दिखाती है कि देश में एक कटुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। और काम क्या करते हैं ये लोग? इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, जिन्होंने क्या काम किया भाई? अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना काम किया भाई? लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा करना और उसका समर्थन प्राप्त करना एक चीज़ है। खैर, राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम क्या किया है? और आज हम आपको बता देते हैं कि 2005 से लेकर के अब तक बिहार में हर कम्युनिटी के बारे में काम हुआ। किसी भी कम्युनिटी की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। नारी सशक्तिकरण का काम किया, जो समाज में सबसे हाशिए पर है, दलित, महादलित समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबके लिए काम हुआ। और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम हुआ। मुझे बता दें, जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए काम हुआ, कांग्रेस पार्टी शासन में थी और भागलपुर में दंगा हुआ था, उसका मौका मिला लालू प्रसाद जी को, और क्या किया वहाँ पर जो कम्युनलिज्म के शिकार हुए थे भागलपुर के। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, हमने तो देखा था कि न लोगों को राहत मिली है, न इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों के ऊपर जमकर कार्रवाई हुई है। हमने फिर से कई केसेज को रिवाइव किया और कोर्ट में मामला गया, लोगों को सजा हुई, लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर पेंशन की योजना शुरू करवाई, एक एक चीज़ करवाया है जिनका जो नुकसान हुआ। बात है वोट जिसको चाहे लोग दे सकता है। आप समझ लीजिए, कोई भी कम्युनिटी जिसको उचित समझेगी उसको वोट देगी, जो भी वातावरण होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ देख लीजिए, लोग जो चाहे बोल लें, लेकिन आज जो दावा करते हैं बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, किया क्या है? आप यहाँ का उदाहरण देख लीजिए। मोदी जी के काम को आप 1 to 10 के स्केल पर अगर आपको उनको वो करना पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए, ये सब स्केल पर मेजरमेंट ठीक नहीं है। क्या अच्छे दिन हम उनको क्यों कहें 10 से भी कम? जी, तो आप कह रहे हैं 10 आज चुनाव का माहौल है, 10 से भी कम क्यों करें? हम तो कोई इंडिपेंडेंट है नहीं एनालिस्ट, हम तो सहयोगी हैं। और हम अपने बिहार के एंगल से देख रहे हैं कि बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें जो उन लोगों ने कहा था उस सिलसिले में काम बहुत हुआ, जो कुछ भी ज़रूरत थी। और बिहार में तो कई काम हुए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया। अब जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया था अपने 7 निश्चय के अंतर्गत कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, अब वो राष्ट्रीय योजना बन गई। और आप जान रहे हैं, बिहार में हर घर को बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। 2018 के 31 दिसंबर का लक्ष्य था, उसको 25 अक्टूबर 2018 में पहुंचा दिया। तो एक एक काम हुआ है। काम में उनका जो सहयोग है केंद्र का, तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई होंगी। आपने डिमोनेटाइजेशन का शुरू में आपने उसकी तारीफ की, आपने कहा कि ये एक सहज कदम है। उस वक्त आप मोदी जी के संग थे भी नहीं। इनफैक्ट उसको टर्निंग पॉइंट देखा जाता है आपकी रिलेशनशिप में कि आपने पहली बार उनके कोई काम का वो किया। नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है जी। पहला आपको बता देता हूं, जो नोटबंदी हुई जी, और उसके बाद उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति जी थे प्रणब बाबू, जो कांग्रेस के नेता रहे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मैंने उनके स्टेटमेंट को देखा और उनके स्टेटमेंट को देखा कि नोटबंदी बहुत सही चीज है। तो हमने कहा कि ठीक है, इससे काले धन पर हमला होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने जब उसके बारे में कहा कि इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक कदम है काले धन के खिलाफ कार्रवाई का, लेकिन साथ साथ हमने डे 1 से ये कहा था कि जो बेनामी संपत्ति है उस पर हिट करना चाहिए। हम डे 1 से बोलते रहे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, 99% से ज़्यादा पैसा वापस सिस्टम में आ गया। आरबीआई का डेटा अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन से अब तक कैश का जो जनरेशन है यहाँ पे 20% ज़्यादा हो गया है डिमोनेटाइजेशन के समय से।
इसका असर इकोनॉमी को भी भोगना पड़ा है। जीडीपी ग्रोथ हमारी 1-2% का उसको झटका भी लगा, जो कि जायज़ था, लगने की बात भी थी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो नोटबंदी का लोगों को भी इतनी कष्ट झेलना पड़ा, आपके बिहार में भी लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा, तो क्या देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप एग्जीक्यूशन फेलियर था? हम बता देते हैं, जो लोग बोलने लगे कि कष्ट झेलना, हम उस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए थे। ये कदम इनका संभवतः 8 नवंबर की रात में हुआ था और नेक्स्ट डे हम बाहर यात्रा पर निकले थे और हमसे लोगों ने पूछा था, सवेरे ही हमने जो बताया, हम पूरे बिहार में घूम रहे थे, बैंक के बाहर लोग खड़े थे लेकिन कोई विरोध नहीं प्रकट कर रहा था। हमने भी तो नोटबंदी का इसका स्वागत कर दिया था और हमने ही नहीं स्वागत किया था, अन्य पार्टियों ने भी स्वागत किया था भाई, तत्काल उस समय स्वागत किया था। आज आप लोग आरजेडी की बात वो अलग है, वो सब लोगों ने शुरू में कुछ दिनों तक इसका स्वागत किया, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ, तो उससे लोगों की परेशानी वाली बात जो कह रहे हैं, बिहार में देख रहे थे नहीं परेशानी थी। जो केंद्र सरकार का कहना है, इसके बारे में बार बार वो लोग बताते हैं कि इस कदम के जरिए उन लोगों ने जो काला धन था उस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो अपना टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे, अब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई है, कई प्रकार से उसका लाभ बताते हैं। अभी आप विजय संकल्प रैली पर मोदी जी के संग मंच पर थे, जहां आपने कहा कि बिहार में कहीं ऐसा ना हो इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीत जाएं। ये उत्साह, ये विश्वास आपको कैसे है? नहीं, उत्साह क्या है, ये हमको लगता है बिहार में जो काम हुआ है और केंद्र ने जो काम किया है, इसको मिला करके लोगों के मन में एक संतोष का भाव है और जब लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन का भाव है तो जरूर जीतेंगे। तो 3-4 वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम तो भाई जो काम करते हैं उसी के मुद्दे को लेकर हम जाते हैं, हमारे लिए कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात है, जो हम लोगों ने काम किया है समाज सुधार का, उन मुद्दों के को लेकर हम लोगों के सामने रखते रहते। और इसके अलावा जब हम लोग गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं और 150 साल पूरा होने पर वो 1 साल और मनाएंगे, तो गांधी जी के विचारों को फैला रहे हैं। उन्होंने 7 सामाजिक पाप की बात कही है, उसकी चर्चा करते हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप है। अब देख लीजिए राजनीति में कितना सिद्धांत बचा, सिद्धांत पर कम चर्चा हो रही है। ये जुबानी जंग चल रहा है, कटुता पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ देख लीजिए तो गांधी जी ने कहा था दूसरा सामाजिक पाप है काम के बिना धन। अब आज देख लीजिए, बिना मेहनत किए धनार्जन करना चाहते हैं लोग। चाहे आपके साथ पॉलिटिकल पावर आ जाए, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, किसी तरह से आपको कोई काम की जिम्मेवारी मिल जाए, तो काम करने के बजाय उसके माध्यम से जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके माध्यम से धन कमाने लगी। आज जरा देख लीजिए, इस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? हमको राहुल जी से और कुछ नहीं कहना है। जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ा आपने, उनके साथ बैठ करके आपने अलायंस इस रूप में किया है, आप जरा बताइए। जब 4 सीट हुआ है तो आपका कोई कमेंट नहीं। अभी इनके एक और बड़े सलाहकार हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उनके संग बैठकर इन्होंने एक स्कीम बनाई है, न्यूनतम आय की स्कीम, न्याय जिसको बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो 20% जो सबसे नीचे का वर्ग है उसके लिए हम लोग न्यूनतम 6,000 रुपये माह की व्यवस्था करेंगे, 72,000 रुपये साल। क्या आपको लगता है कि ये कोई गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? कौन सलाहकार है मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी स्कीम तो है नहीं, एक घोषणा है कि हम ऐसा स्कीम बनाएंगे। नंबर 1, अगर मौका मिलेगा तब स्कीम बनाने की बात होगी। स्कीम ये बना नहीं पाएंगे, और अगर कागज पर स्कीम बना भी लेंगे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा? पहले पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक करिए। कोई सर्वे नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, एक जनरल बात होती रहती है, लेकिन एक्चुअल कौन कितनी आमदनी का है इसका कोई आंकड़ा नहीं है उपलब्ध। एक ऑथेंटिक फिगर भी उपलब्ध ठीक से नहीं है। एक आकलन है, असेसमेंट है, सिर्फ लोग नहीं उपलब्ध हैं। आप दीजिएगा, किसको दीजिएगा? और आप जान लीजिए, एक तो कर नहीं पाएंगे, और जब देना शुरू करिएगा मान लीजिए, तो फिर जो सबसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा, कुछ घूस दे करके उसके ऊपर वाला ले लेगा। इसलिए जब कोई स्कीम के बारे में सोचिए तो मैं तो यही कहूंगा कि उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए।
और मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कह रहे हैं अगर ये आ भी जाए तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है, इसका तो मतलब समझिए कि दुरुपयोग होगा। मतलब लोग इसका वैसे लोग इस्तेमाल कर लेंगे जो वाकई उस सीमा में नहीं, तो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। पैसा पहुंचेगा नहीं कुछ ऐसी बात करने से जिसके बारे में पहले देख तो लीजिए एग्जीक्यूशन। इसलिए लोगों को थोड़ी थोड़ी इन सब बातों पर नज़र रहती है, ये जान लीजिए। इसलिए मुझको लग नहीं रहा है कि मोदी जी को कोई खतरा है। एक बड़ा केंद्र बिंदु बिहार भी है, यहाँ पर आपको कितनी सीट लाने की आशा है और आप ये कैसे देखते हैं? क्योंकि गठबंधन के भी अगर आप देखें तो यादव और माइनॉरिटी मुस्लिम वोट जो है उनका एक साथ है, उनके साथ रहेगा, 30% करीब ये हो जाता है, तो बाकी उनका एक ये हेड स्टार्ट तो है ही। आपका कौन सा ऐसा वोट बैंक है जो आपके साथ रहेगा? एक बात मैं बताऊं जी, कि जो आप लोग बोल रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का और उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी का, उसका फिगर तो अवेलेबल है। हर 10 साल पर जो जनगणना होती है वो फिगर तो अवेलेबल है। अलग अलग कम्युनिटी के कितने लोग हैं इसका तो फिगर रहता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कास्ट का भी सर्वे होता है। बाकी जात का कास्ट का कौन सा सर्वे? ये जो अपने मर्जी से लोग बोलते रहते हैं कि ये कास्ट की इतनी आबादी है, किस आधार पर बोलते हैं? लास्ट सर्वे हुआ है कास्ट बेस्ड सर्वे, वो हुआ 1931 में। इसके बाद तो कोई कास्ट सर्वे नहीं हुआ। इसलिए हम लोग तो डिमांड किए हैं कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही किया। तो अगर अगला सर्वे जो होगा, जनगणना होगी, तो अगर वो जनगणना होती है, सेंसस होगा, तो आप समझ लीजिए तभी पता चलेगा, कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा तो सबको मालूम होगा। मीडिया में लोग एक संख्या बना लेते हैं और उसके आधार पर जोड़ देते हैं। आपका क्या? हमारा कोई असेसमेंट नहीं। 31 का फिगर देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि इसके बारे में जो लोगों को लगता है कि यह उनका समीकरण है, मुझको नहीं लगता है कि बिहार में माइनॉरिटी कम्युनिटी को इतना ज़्यादा फेथ बचा है उन लोगों के प्रति। और उनके मन में ये बात जरूर बिहार में चल रही है कि साहब काम देखो, पहले क्या काम हुआ और आज का क्या हुआ। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा का साथ देने के बावजूद आपको लगता है कि माइनॉरिटी का साथ देने से काम देखे ना। हम आज अगर भाजपा का साथ दे रहे हैं, उनके साथ अलायंस है, उससे क्या फर्क पड़ा? काम में क्या फर्क पड़ा? काम तो हर प्रकार का हुआ। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अब एक एक काम गिना दें जितना काम माइनॉरिटी कम्युनिटी को हुआ। इसलिए वो दावा मुझको नहीं लगता है। एक उन लोगों का अपना एक प्रचार का जरूर है। और अब समाज में देख नहीं रहे, इंटरकास्ट मैरिज अब शुरू हो गया। और जब इंटरकास्ट मैरिज जब बढ़ता चला जाएगा तो कास्ट धीरे धीरे खत्म होगा। हम तो लोगों के बीच में जाएंगे काम के आधार पर वोट मांगने। अगर काम से संतुष्ट है तो आप वोट दीजिए। आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है शराबबंदी। आज शराबबंदी के मुद्दे को आप लेकर आगे और जा रहे हैं, तो इसका आप क्या असर देखते हैं चुनाव? ये बहुत अच्छा असर है इसका। चंद लोग ऐसे हैं जो इसको अपनी लिबर्टी से जोड़कर देखते हैं कि भाई मेरी इच्छा, हम कुछ भी पिएं, कुछ भी खाएं। तो खाने की तो स्वतंत्रता है ही, लेकिन पीने के मामले में शराब पीने की स्वतंत्रता नहीं है अपने संविधान में। ये बात बहुत स्पष्ट है। ये मौलिक अधिकार का अंग नहीं, और न शराब का व्यवसाय मौलिक अधिकार का अंग है। इसलिए लिबर्टी से इसका कोई लिंक नहीं, और ये बहुत ख़राब चीज़ है। कुछ मान लीजिए अमीर उमराव लोग जो थे, उनको उतना ज़्यादा भले ही इसका असर न पड़े, लेकिन गरीब गुरबा में जो ये प्रचारित हो रहा था उससे पूरा का पूरा परिवार तबाह हो रहा था। घर के अंदर एक माहौल बहुत ख़राब होता चला जा रहा था। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का ज़्यादा पैसा शराब में गंवा देते थे, घर में लौट कर आते थे, शाम में झगड़ा करते थे। पत्नी का, बच्चों का, सबको बड़ी तकलीफ थी। ये होने के बाद आज बड़ी खुशी का माहौल है उन लोगों में। हाँ, चंद लोग जिनको मेरे इस काम से बड़ा तकलीफ होता है। तभी तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, दुनिया भर में 2016 का उन्होंने अध्ययन किया है और 2018 में पब्लिश हुआ है। आप कितने लोग सिर्फ शराब पीने के कारण मर रहे हैं और कितने प्रकार की बीमारियां शराब पीने के कारण हो रही। एक एक बात को उन्होंने कहा। तो जो भाई जागरूक पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी ये जागृति आनी चाहिए। तो इसको लेकर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। इन्हीं तरह के कुछ कामों को लेकर 2005 में आपको सुशासन बाबू बोला गया। पिछले कुछ सालों में
क्राइम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और आप भी कुछ चुप हैं, इस पर ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। ये किस वजह से इन सालों में आप उतना काम नहीं कर पाए जितना कि पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छी तरह हम आपको बता देते हैं, क्राइम बढ़ नहीं रहा एक्चुअली। ये मैं किसी भी को कहता हूँ, रिपोर्टिंग पर मत जाइए, धीरे धीरे क्राइम रिड्यूस हो रहा है। ये कोई दावा करेगा कि बिल्कुल क्राइम फ्री सोसाइटी हो गई? ये दुनिया में हुआ है? कोशिश करनी है ना, और अल्टीमेटली गोल यही है, लक्ष्य यही है कि क्राइम फ्री सोसाइटी हो। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए तो निरंतर आपको काम करते रहना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ क्राइम का, जैसे मर्डर का देख लीजिए या मेजर क्राइम्स का देखिए, उसका 60% लैंड डिस्प्यूट के कारण होता है। आपस में लोग बंटवारा परिवार में नहीं करते थे, आपस में बांट लिया, लेकिन नाम जो है अभी भी दादा का परदादा का नाम चल रहा है। और एक भाई कहीं बाहर रह रहा, दूसरा भाई है, अब कोई ज़मीन बेच दिया दूसरे भाई वाला, कुछ भी हुआ, एक जिसको कहिए आपस में भी संघर्ष। हम लोगों ने तय कर दिया कि परिवार में अगर बंटवारा आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी मात्र मिनिमम 100 रुपया कुल मिलाकर के। वैसे तो जितना रेट था उसके हिसाब से कोई करता थे, आपस में कई हज़ार रुपये या लाख में उनको देना पड़ता रजिस्ट्रेशन, वो ख़त्म कर दिया। अब इतनी खुशी है लोगों को। एक चीज़ ये बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के संग सीट बंटवारे के लिए बैठे तो ये 17 सीट कैसे आप कर पाए? भारतीय जनता पार्टी 22 जगहों पर जीतने के बावजूद 17 पर राजी हो गई, तो इसमें तो आप अपने देखिए ये हमने कुछ नहीं कहा। आप सिर्फ 2 ही सीट जीते थे। 2000 वो तो 2 सीट जीते थे, लेकिन इनका वेव था और अलग अलग थे। तभी 16% वोट था उस स्थिति में भी बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों की पार्टी को समझ लेता है कि एलिमिनेट हो जाएगी, ये संभव ही नहीं। लेकिन आप जान लीजिए, हम दोबारा जो बीजेपी के साथ हम लोगों का अलायंस हुआ है, तो बीजेपी ने शुरू से कहा कि हम लोग पूरा सम्मान का, प्रतिष्ठा का, पार्टी का जो कुछ भी है उसका जरूर ख्याल रखेंगे। और हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था, उन लोगों ने खुद ही मुझको बताया कि हम लोग बराबर सीट पर लड़ेंगे। तो ये प्रस्ताव बीजेपी की ओर से पहले कह दिया, प्रस्ताव बीजेपी नहीं कहा, और हम तो अपने पार्टी के लोगों को भी शेयर नहीं किए तब तक जब तक कि फॉर्मली 17-17-6 का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। ये उन्होंने खुद कहा और आपने बस मान लिया, इसमें कोई ज़्यादा नेगोशिएशन वगैरह नहीं। क्या मतलब है? अब हम एक साथ काम कर रहे हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है, तो फिर ये करना, और बीजेपी के लिए भी आप समझ नहीं रहे कि उनके लिए कितनी कठिनाई है कि भाई जब 22 सीट जीते थे, 2 तो उनके भाग गए, एक का डेथ हो गया, तो 19 उनका सीटिंग था। वैसी स्थिति में ये सब निर्णय लेना तो लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता ही है, तो कठिन होता है, लेकिन किया। हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी कहा कि ठीक है, बराबर होगा। तो हम लोगों को, अब इच्छा किसकी नहीं होती है, इच्छा तो और ज़्यादा की होती है, लेकिन आम तौर पर हम लोगों के पार्टी में लोगों की फीलिंग थी कि अगर बराबर है तो ठीक है। बाद में हमने शेयर किया था कि उनका ऑफर आया, लोगों ने कहा कि ठीक है। आप अभी इधर ही प्रशांत किशोर जी को बड़ी धूमधाम से पार्टी में लेकर आए, करीब नंबर 2 का दर्जा भी दिया। लोगों ने ये तक बात की कि प्रशांत किशोर जी आपके सक्सेसर होंगे, मगर इधर देखा जा रहा है कि उनको कुछ साइडलाइन से कर दिया गया है, कैंपेन का वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। ना कोई साइडलाइन नहीं है, तो अभी भी में है, और पार्टी के जो प्रचारक हैं उसमें भी उनका नाम है शुरू से ही। तो नंबर 2 हैं आपके? वो तो ठीक ही है भाई, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं। किसी चीज़ को नंबर 2 नंबर 3 कहना तो एक एनालिसिस है, लेकिन प्रशांत किशोर की इज्जत है, हमारे पार्टी में भी इज्जत का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके मन में अगर कोई भ्रम हो तो एक अलग विषय। आपको लगता है ऐसा है? लेकिन नहीं, आप चूंकि देखिए, प्रशांत जी के साथ सबसे बड़ी बात, हमसे तो बहुत अच्छा संबंध है और मुझको पूरा विश्वास है और भरोसा है। उस आदमी को भी मेरे प्रति बहुत एक स्नेह का भाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं। अब वो अब तक स्ट्रेटजिस्ट रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना तो उसमें कई तरह की बातें नहीं है। उसको तो सब लोगों से जान पहचान है। भाई देश में कौन पॉलिटिकल लीडर है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है जिनके साथ जान पहचान नहीं है, उनको कौन से मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं है। प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है? वो तो जहाँ चाहते उनको जगह मिल जाती। प्रशांत किशोर जी व्यक्तिगत तौर पर तो मेरी पार्टी में मेरे साथ, और वो कंपेनर में उनका भी नाम है। अभी उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके देखभाल में वहाँ पर हैं, दिल्ली में है। हमारी बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं,
किसी बात का एक इंटरप्रिटेशन, एक उस व्यक्ति को भी, चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में तो काम की शुरुआत हुई है ना, और वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वर्कर नहीं। हाँ, वो स्ट्रेटजिस्ट के नाते सारे लोगों से इतना बड़ा संबंध, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को क्या लगा कि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की उनके मन के अनुकूल पार्टी और इसके साथ रहें, तो ये अप्रिसिएशन की बात है ना। लेकिन बहुत सारी बातें होती है, उस व्यक्ति से इतने लोग बात करते हैं कि कौन क्या कह दे, तो मतलब एक आध हम जानते हैं, हम नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। हमारे मीडिया के पुराने मित्र हैं एक आध, वो कुछ कभी क्या बोल देंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बात करेगा। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर से तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है, तो सबसे बात करते। तो कौन क्या किसको कह देगा, और जो नए सिरे से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आएगा उसको ये बात में कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ समय लगेगा। और उनको जिम्मेवारी है, बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेवारी का पर जो सोच कर लाए थे वो उस तरह का रोल नहीं। सोच कर नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही, हम कोई स्ट्रेटजिस्ट के रूप में नहीं लाए, इसलिए कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की क्या बात है। यहाँ पर तो हम लोग एनडीए अलायंस में, जब एनडीए के अलायंस में गए तभी ना हम लोगों के साथ आए हैं जी, उसके पहले तो नहीं आए थे। प्रशांत किशोर जी अभी अकाली दल, शिवसेना वगैरह इन सब पार्टीज के साथ भी काम कर रहे हैं, अच्छा संबंध है, तो कोई खीर वगैरह तो नहीं पक रही है? कुछ नहीं है ऐसा, वो तो अच्छा संबंध है जी, अच्छा संबंध है, और हमारी पार्टी से जुड़े हुए, हमको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने पूछा तो हमने बता दिया कि भाई पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में तो उन्होंने शुरुआत की है जी। अभी तो सफर लंबा है, वो मेरे साथ रहेंगे, धीरे धीरे वो परफेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो जाएंगे, आप जान लीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मन नहीं बना तो एक बात दूसरी है जी। लेकिन मुझको भरोसा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को उतारा है, आप इस प्रियंका फैक्टर को इस चुनाव में कैसा मानते हैं, कितना बड़ा मानते हैं? तो सबको मालूम था कि पार्टी के अंदरूनी मामलों में वो सक्रिय हैं, और हमको तो इस बात की जानकारी थोड़ी बहुत प्रशांत किशोर जी के चलते भी मिलती थी, क्योंकि उनका उन लोगों से भी अच्छे संबंध रहे हैं, उनका भी काम किए, तो इसलिए फॉर्मली पॉलिटिकल एक्टिविटी में आई। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन वगैरह में तो हमको मालूम है कि सब रोल रहता था, और पहले भी हमसे नहीं कभी बातचीत है, हम जब कांग्रेस के साथ भी थे एक अलग बात है, लेकिन लालू जी वगैरह तो सबसे अधिक बात करते थे, उनका राहुल जी से कम बात होता था, तो ये सब बात तो लोग करते ही रहे। राहुल गांधी का 2 जगह से चुनाव लड़ना आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि ये लड़ाई तो मोदी जी के खिलाफ थी, ये जाके लेफ्ट के संग लड़ रहे हैं। अब थोड़ा बहुत लेफ्ट पार्टीज को तो इसको लेकर के ठीक नहीं लग रहा है कि वो केरला में लड़ने जा रहे हैं, स्वाभाविक है, लेकिन ये तो निर्णय खुद का लेना है ना, उनको अपनी पार्टी को लीड करना है, तो पार्टी के लोगों की राय को भी तो सुनना ही पड़ेगा, या फिर अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कि जहाँ से लड़ रहे हैं यूपी में, वहाँ अगर सफलता नहीं मिली तो वहाँ से सफलता मिल जाएगी। तो कई कारण हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें कोई मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों की अपनी अपनी इच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इच्छा होती है। आप पहले स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए बहुत बात करते थे, मांगते थे, इसका अभी क्या वो है? हम अभी भी इसके इधर बीच कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। हम लोग अपनी मांग रखे हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री जी से बात की है? सब दिन। तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, अभी स्पेशल स्टेटस के बारे में एक बात आ गई, इंटरप्रिटेशन हो गया, जो 14वें वित्त आयोग की कोई रिपोर्ट थी उसके आधार पर, लेकिन हम लोगों ने जो 15वां वित्त आयोग है उसके सामने ये बात रखी है कि ये तो इंटरप्रिटेशन हो गया है, आप इसमें साफ होना चाहिए। हम लोगों ने अपनी बात रखी है, बड़ा मजबूती से हम लोग बात रखते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट देते रहिए, तो देखिए स्टेटमेंट नहीं, और हम लोगों ने जिस तरह से लोगों का समर्थन हासिल किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भी दस्तखत हुआ, और हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी को वो कागज़ सुपुर्द किया, इसके बाद एक कमेटी भी बनी, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। अगर वो कर दिए होते तो आज राजनीति दूसरी रहती। इनका अपना एक इंटरप्रिटेशन है आज की तारीख में, स्पेशल स्टेटस नए किसी राज्य को नए रूप में देने में इनका एक अपना इंटरप्रिटेशन है, तो हम लोग तो उस नए वित्त आयोग के सामने इन सब बातों को रखे हैं।
नीतीश जी, कहीं ना कहीं जेडीयू का जो फ्यूचर है वो आपसे लिंक्ड है। आप आगे जेडीयू का क्या फ्यूचर देखते हैं और आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? क्या मान लीजिए अगर सरकार केंद्र में कल एनडीए की बनती है, क्या आप केंद्र की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या आपकी कोई इच्छा है? हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हम तो बिहार के बारे में या बिहार के बाहर भी जो हमारी पार्टी है उसके बारे में ज़रूर जो करना है, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है, तो हम देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ तक जनता दल यू की बात है, इसमें अब यंग जनरेशन के लोग जुड़ रहे हैं बहुत, तो सक्सेशन प्लान है? नहीं है, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होता है ना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, उसके लिए कोई सोचने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो वंशवाद है नहीं यहाँ तो पूरा का पूरा पार्टी ही एक परिवार है। ये 17-17 सीट का जो बंटवारा है उसको देखकर शहनवाज हुसैन जी काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? पता नहीं अब काहे नाखुश है, उसको तो पूछना चाहिए अपने पार्टी में, वो शायद चुनाव समिति का मेंबर है, तो उनको पूछना चाहिए था, उनको तो अपने पार्टी से पूछना चाहिए था। मांगे हैं भागलपुर सीट, ये तो अपनी पार्टी में जाकर के पूछे, किसे पूछता नहीं, क्यों नहीं पार्टी के अध्यक्ष से पूछते, क्यों नहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं पार्टी के उनसे बात करते हैं, इस तरह की बात करना। और आपको मालूम है शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने टिकट कब दिया? जब यहाँ सरकार बनी, हम भी एमपी थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी एमपी थे, वो भागलपुर से जीते थे एमपी, और उपचुनाव था, जाकर के पूछ लीजिए अभी आप अरुण जेटली जी से, सुशील मोदी जी से पूछिए किसने इंसिस्ट किया कि इनको शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाइए भागलपुर से। हम उस पार्टी के सदस्य नहीं थे, अलायंस में थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मेरी बात मान करके इनको टिकट दिया, क्या रिश्ता था भागलपुर से, अगली बार भी जीत गए। लेकिन इस तरह की बात करना, हमने कहाँ कोई सीट मांगी, हमने अगर एक सीट के लिए इंसिस्ट किया है बिहार में तो थी दरभंगा की सीट। मैं आपको अंदरूनी बात बताता हूं, क्या हुआ उसमें? नहीं माने, ये अलग बात है। वो जितनी सीटों में उनको जीत नहीं मिली, 9 सीट में, उसमें एक अररिया को छोड़ करके बाकी उन्होंने हम लोगों को हवाले किया, और उसमें 2 हम लोग जीते हुए थे, पूर्णिया और नालंदा। नीतीश जी, कहीं ना कहीं लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं, और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। नीतीश जी, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप जो है किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी के साथ रिलेशनशिप आपकी लंबे समय तक नहीं रहती है। अब आप मोदी जी को ही ले लीजिए, आपने एक समय में कहा था कि मिट्टी में मिट जाऊंगा पर भाजपा का साथ नहीं दूंगा, फिर आप मोदी जी के साथ थे, फिर आप मोदी जी से दूर हो गए, आज फिर आप मोदी जी के साथ हैं, बीच में लालू प्रसाद जी भी आए। तो लोग कहते हैं कि कभी भी आप यू टर्न ले लेते हैं, आप पलटू राम भी लोग आपको बोलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये भाजपा के संग जो ये रिलेशनशिप है हमारा, ये स्थिर है? सोच लीजिए, जौहर साहब के लीडरशिप में 1994 में समता पार्टी बनी, उसका नामकरण जनता दल यू बाद में हुआ। आप सोचिए 1996 से बीजेपी के साथ हम लोगों का अलायंस हुआ, 13 में हम लोग अलग हुए और फिर बीजेपी के साथ हम लोगों का अलायंस हुआ, बीच में महागठबंधन हम लोगों ने बनाया। अब आप सोच लीजिए कि जब करप्शन का इशू आ गया तो उससे कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं था, इसलिए अलग होने का फैसला हुआ। और फिर बीजेपी का इस प्रकार का एक प्रस्ताव था, उनको ऐसा लगा कि हम लोग मिलकर चलें, और हमारे पार्टी के लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल था, ये हो गया है। और जब हो गया है तो काम हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पहले भी काम हो रहा था, आज भी काम हो रहा है, बीच में भी हम लोग काम कर रहे थे। तो इसको कह देना और बड़ी आसानी से मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों लोगों को आनंद आता है कुछ से कुछ कहने का, तो भाई कहे नहीं, जो आंध्र प्रदेश के उनके ऊपर में कहते हैं, अन्य लोगों के ऊपर में क्यों नहीं कहते हैं? जो एनडीए के साथ था छोड़ करके वो दूसरी तरफ चला गया, उसके ऊपर में क्या लोग कहते हैं? उसको अचीवमेंट मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं, और हमको कहते हैं पलटू है। तो भाई अच्छा रहे, खुश रहो, लेकिन हमको पलटू कहोगे, पलटोगे आप, कोई भविष्य नहीं। इस तरह की भाषा को कोई पसंद नहीं करता है, लोग काम को देखते हैं। पलटना उसको कहते हैं कि हमारा जो बेसिक कमिटमेंट है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते, उसको कहते हैं पलटना।
क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में, बिना एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण बहुमत मिलेगी? क्या मोदी लहर जो 2014 में थी वो आज भी उसी तरह से प्रबल है? देखिए, उस समय की बात दूसरी थी। उस समय जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके विरोध में बहुत ज़बरदस्त लोगों को, जिसको कहिए कि एक मन में तकलीफ थी, गुस्सा था जी, तो उसके चलते एक किसी को जिताना, उसके पक्ष में वातावरण हुआ। आज तो कोई मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा है नहीं। तो अब तो एक, जिसको कहिए कि एक नॉर्मल ढंग से चुनाव चल रहा है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। जनता निर्णय लेगी और मुझको ऐसा लगता है कि मोदी जी के विकल्प में जो स्वरूप दिख रहा है उसमें उतना दम नहीं दिख रहा है कि वो कोई बहुत ज़बरदस्त ढंग से चुनौती दे पाएंगे पूरे देश को अगर मिला लीजिए तो। एक समय में आपको भी मोदी जी का विकल्प माना जाता था, देखा जाता था उसके। भला बताइए, हम हैं बिहार में, हम लोग किसी के विकल्प हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बोला जाता था। वो कभी सपना नहीं है बाप, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत पार्टियों ने मिलकर, तो हमको लगता था कि भाई मेरा ही मजाक कर रहे हैं। बहुत पार्टियां मिलकर आपको खड़ा करना चाह रही थी। वो अलग बात है। हमारा कहीं ना कहीं किसी आपको के ऐसा साथ लगता भी है कि हमने आज तक, भाषा हो या व्यवहार हो, हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। विचार अलग भी हो, हम इज्जत रखते हैं, यह बात अलग है। हम संसद के 6 बार सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जो भी हमसे संभव हुआ सबकी हम लोगों ने सेवा की है। आप पूछ लिए, किसी भी पार्टी के लोग हों, आप जाकर पूछ लीजिए, हम लोगों ने काम किया। आज भी कोई पार्टी का आदमी हो, अगर उसकी बात सही है तो उस पर हम काम करते हैं। लालू प्रसाद जी के संग मकसद ही दूसरा है। जी, लालू प्रसाद जी के संग कैसे है आपके टर्म्स है? अरे भाई, व्यक्तिगत हमको क्या दुश्मनी है, हमको तो चिंता लगी रहती है। आप लोग छोटे भाई बड़े भाई आप लोगों को बोला? अरे ये वो बोलते रहते हैं, आप ठीक से जानते नहीं हैं। ये लालू जी जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जो जीते, तो हमारा कितना समर्थन था। आई जब जननायक कर्पूरी जी का स्वर्गवास हो गया तो लोकदल विधायक दल के नेता बनाने में मेरा क्या रोल था? नेता विरोधी दल बन गया, मुख्यमंत्री बनाने में क्या रोल था? सब चीज को लोग भुला जाते हैं ना। कहीं ना कहीं बुरा लगता है इस बात का। और हमने देख लिया कि भाई अब इनसे हमारा नहीं चल सकता है, तो जौहर साहब के लीडरशिप में जनता दल से अलग होकर हम लोग अलग निकले। अब एक बार फिर उनके साथ हुआ, लेकिन हमको उम्मीद थी कि अब ये थोड़ा ये भी संभलेंगे। लेकिन अब सरकार चला रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा बहुतों से, हमको तो कह देते थे कि भाई कहीं अगर पुराना स्टाइल रहा लालू जी का तो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अगर वही स्टाइल शुरू हो रहा था तो वैसी स्थिति में, और कितने लोगों ने मेरे ऊपर क्या कहा बताइए, उनके पार्टी के एक नेता क्या बोलते थे मेरे ऊपर, क्या बोलते थे। और फिर भी हम काम करते रहे, चलाते रहे। जब भ्रष्टाचार का मसला आया, भाई नमस्कार करके विदा हो गए, लेकिन हम कोई दुश्मन नहीं। एक आध पर्सनल सवाल आपसे पूछने थे। लोग कहते हैं कि आप लोनर हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपके साथ वाले लोग भी जो है बीच बीच में आपसे जुड़ते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, मगर एक तरीके से आप अपने आप में रहने वाले व्यक्ति हैं। मैं पता नहीं क्यों ऐसा इंटरप्रिटेशन है। हम तो अपना काम करते हैं और सारे लोगों के साथ बैठ करके काम करते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन सारा काम करने के बाद अब कुछ बचा नहीं कि भोजन करिए और विश्राम करिए। 6 घंटा 7 घंटा जो भी आपको समय मिला, तो उसमें क्या कीजिएगा भाई। ऐसा नहीं है कि हम अपने में कन्फाइंड हैं, अपने में तो हम मिनिमम कन्फाइंड हैं। टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इतनी तक अपने में कन्फाइंड है। इसके बाद अपना कुछ है ही नहीं सिवाय सोने के, जो कि स्वाभाविक है। बाकी सब हम लोगों के साथ, लेकिन कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोनर हैं, अकेले ही पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अंत में जाते जाते एक सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा आप कहते थे बिहार की शान है, बिहार का गौरव है, क्या उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे आप? आज वो आपके विरोध में खड़े हैं। एक फिल्म के इतने बड़े कलाकार रहे हैं और बिहार के रहने वाले थे, इसलिए बिहारी बाबू, और हम लोगों के मन में उनके प्रति इस बात को लेकर बहुत सम्मान का भाव है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, तो पॉलिटिकल बात में जब वो जिनके साथ हैं तो उनके साथ वाले लोग उनके पक्ष में होंगे, और जो उनके साथ नहीं हैं, हम किन्हीं और के साथ में, तो हमको तो उन्हीं के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। लेकिन वो पॉलिटिकल बात, पर्सनल बात नहीं।
नीतीश जी, आपने हमको इतना समय दिया, 4 साल बाद पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम आने वाले चुनाव के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। थैंक यू बहुत धन्यवाद आपको।